Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum everyone and very good evening. Can I audible? First of all, I am thankful to Ask Fraternity for giving us distance learning opportunity. आज का जो मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट है वो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP। PRP एस्थेटिक में सबसे कॉमन प्रोसीजर है, सबसे ज्यादा किया जाने वाला प्रोसीजर है। पेशेंट्स जो हैं वो खुद आके क्लिनिक्स पे ये बोल रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी हेयर बहुत थिन हो रहे हैं, हमारी हेयर की PRP करें, हमारी स्किन की PRP करें। कोई भी प्रोसीजर उस टाइम पॉपुलर होता है जब वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। PRP को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात क्लियर करता चलूं कि PRP में एक चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, वो है स्टीलाइजेशन। विदाउट स्टीलाइजेशन अगर स्किन पर PRP की जाए तो पेशेंट की विजन जा सकती है। मैंने लाइफ में खुद डॉक्टर की नाअहली की वजह से एक 24 ईयर पेशेंट की विजन जाती हुई देखी है। इस वजह से PRP में जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है स्टीलाइजेशन। तो हम इसकी PRP की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज PRP? PRP में पेशेंट की बॉडी से ब्लड लिया जाता है, उसका अपना ब्लड लिया जाता है, उसे सेंट्रीफ्यूज किया जाता है और उसमें से प्लाज्मा अलग कर लिया जाता है। वो जो प्लाज्मा अलग किया जाता है उसमें प्लेटलेट्स जो होते हैं वो कंसंट्रेटेड अमाउंट में होते हैं, यानी 5 to 10 टाइम ग्रेटर उनकी कंसंट्रेशन होती है नॉर्मल रेंज से। PRP को वेम्पायर फेशियल भी बोला जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम भी है बॉर्बीडॉल फेशियल भी। काम PRP का एक ही है कि ये स्किन में जाके कोलेजन को बूस्ट अप कर देती है। इसके अलावा जो PRP है वो सेफ मेथड है और नेचुरल मेथड है, क्योंकि पेशेंट का अपना ही ब्लड लेके उसे सेंट्रीफ्यूज करके पेशेंट की स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस जो है वो मिनिमल हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। की कंपोनेंट ऑफ PRP। ये एक सामने एक ब्लड वाइल दिखाई दे रही है, जिसमें सबसे नीचे बॉटम लेयर पे जो है वो रेड ब्लड सेल्स हैं, उसके सेकंड लेयर पे जो है बफी लिक्विड है और सबसे टॉप पे जो है वो प्लाज्मा है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। की कंपोनेंट में PRP की कंपोनेंट की अगर बात की जाए तो सबसे पहले बात की जाएगी प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड है और इसका जो वॉल्यूम है टोटल ब्लड में वो 55% है। प्लाज्मा जो है वो प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट से मिलकर बनता है। PRP थेरेपी में प्लाज्मा का जो रोल है, प्लाज्मा जो है वो कंसंट्रेटेड प्लेटलेट्स एंड ग्रोथ फैक्टर को होल्ड करके रखता है, जिससे जो टिश्यू है वो रिपेयर जल्दी हो जाते हैं और हीलिंग के प्रोसेस जो होता है वो फास्ट अप हो जाता है। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स जो है वो स्मॉल ब्लड सेल्स होते हैं। हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, ये सुनते आ रहे हैं कि जो प्लेटलेट्स का जो काम होता है वो ब्लड को क्लॉट करना होता है। इसके अलावा प्लेटलेट्स में ग्रोथ फैक्टर्स भी मौजूद होते हैं जो कि हीलिंग को प्रमोट करते हैं और टिश्यू को रिपेयर करते हैं। थर्ड जो फैक्टर है की कंपोनेंट ऑफ PRP है वो कोलेजन है। कोलेजन जो है वो है नेचुरली तौर पे हमारी स्किन में पाया जाता है, स्पेशली सॉफ्ट टिश्यूज में पाया जाता है। और PRP के अंदर जो कोलेजन का जो रोल है वो है एज नेचुरल एक्टिवेटर। इसका मतलब ये है कि जब हम PRP को स्किन के अंदर इंजेक्ट करते हैं, जो कोलेजन जो मौजूद होता है ऑलरेडी स्किन के अंदर, वो प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देता है और प्लेटलेट्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं ग्रोथ फैक्टर को। इससे कि विदाउट एक्सटर्नल एक्टिवेटर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी जो कोलेजन है वो नेचुरल एक्टिवेटर होता है। PRP के अंदर इसका ये रोल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। PRP प्रोसेस। PRP के अंदर सबसे पहले तो पेशेंट का ब्लड लिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिरिंज, उसको एक वायल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। वायल के अंदर जब ट्रांसफर कर देते हैं तो उसके बाद सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, जैसे कि एक वायल में नजर आ रहा है। सबसे जो टॉप लेयर है वो है प्लाज्मा,
सेकंड लेयर पे बफी कोट आ जाता है और सबसे जो नीचे है वो है एरिथ्रोसाइट्स। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। स्टेप वन, पीआरपी के प्रोसेस में डिटेल से हम यहाँ पढ़ते हैं कि स्टेप वन में सबसे पहले ब्लड कलेक्शन। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड इज ड्रॉन फ्रॉम पेशेंट सिमिलर टू स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट, कि एक स्मॉल अमाउंट में ब्लड निकाला जाता है पेशेंट से, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ही कि नॉर्मल ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड को निकाला जाता है, लाइक सीबीसी करने के लिए ब्लड जैसे निकाला जाता है, बाकी आरएफटी एलएफटी करने के लिए निकाला जाता है। इसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। द ब्लड इज प्लेस्ड इन सेंट्रीफ्यूज, अ मशीन दैट स्पिन्स द ब्लड टू सेपरेट इट कंपोनेंट। जो ब्लड निकाला जाता है उसे हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में रखा जाता है ताकि वो ब्लड में से उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाएं। थर्ड जो स्टेप है वो है इंजेक्शन। द कंसंट्रेटेड पीआरपी is then injected into targeted areas such as face or scalp। जो कंसंट्रेटेड पीआरपी जो होती है उसे इंजेक्ट कर दिया जाता है फेस पे या स्कैल्प पे। द ग्रोथ फैक्टर्स इन एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स प्रोमोट स्किन रिजुनोवेशन, इम्प्रूव टेक्सचर एंड हीलिंग प्रोसेस। जो ग्रोथ फैक्टर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं प्लेटलेट्स में वो प्रमोट करते हैं स्किन को, रिजुनोवेट करते हैं, स्किन का जो टेक्सचर है उससे इम्प्रूव करते हैं, स्किन की जो टोन अनइवन जो स्किन टोन है उसे इम्प्रूव करते हैं और हीलिंग के प्रोसेस को फास्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टाइप्स ऑफ पीआरपी। सबसे पहली जो टाइप है पीआरपी की वो है ल्यूकोसाइट पुअर पीआरपी। इसे हम प्योर पीआरपी पीआरपी भी बोलते हैं। इसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स ल्यूकोसाइट्स जो हैं उनकी जो कंसंट्रेशन या तो बहुत कम होती है या बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात की जाए तो ये स्टैटिक मेडिसिन में यूज होता है। मोस्टली जो ये प्योर पीआरपी है वो स्किन को रिजुनोवेट करने के लिए यूज होती है, हेयर रिस्टोरेशन और एंटी एजिंग के लिए यूज की जाती है। इसके अलावा जो प्योर पीआरपी यानी कि ल्यूकोसाइट पुअर पीआरपी जो है इसको डर्माटोलॉजी में भी यूज किया जाता है, ट्रीटिंग एक्नी स्कार्स, फाइन लाइंस, रिंकल्स। और एक्नी स्कार्स में विथ माइक्रो नीडलिंग पीआरपी, विथ माइक्रो नीडलिंग एक्नी स्कार्स में बहुत अच्छा रिजल्ट है। इसमें हमने पेशेंट को 2 से 3 सेशंस कराने के बाद बहुत अच्छा और इनहेंस रिजल्ट मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ल्यूकोसाइट रिच पीआरपी। ल्यूकोसाइट रिच पीआरपी नाम से ही जाहिर है कि एक ऐसी पीआरपी जिसमें ल्यूकोसाइट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। अब जो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी की आर्मी है, यानी कि वो फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन। तो ल्यूकोसाइट जो रिच पीआरपी होती है वो जैसे इंजेक्ट की जाती है स्किन के अंदर, तो किसी भी जगह अगर इन्फेक्शन हुई भी हो तो वो अगेंस्ट फाइट करते हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन ल्यूकोसाइट। और जो प्लेटलेट्स होते हैं कंसंट्रेटेड अमाउंट में वो हीलिंग के प्रोसेस को स्पीड अप कर देते हैं। इसकी जो एप्लीकेशन है ये अदर मेडिकल्स ट्रीटमेंट के लिए यूज की जाती है। आर्थोपेडिक्स में मोस्टली देख रहे होते हैं कि आर्थोपेडिक सर्जन जो हैं, लाइक अगर कोई भी पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ आर्थोपेडिक सर्जन के पास गया है तो वो उसके 2 से 3 सेशन जो हैं वो पीआरपी के कर देगा। तो जो पेशेंट होगा वो पेन उसका जो है वो रिलीव हो जाएगा विदाउट मेडिकेशन। वो 2 से 3 मंथ उसे रिलीफ मिल सकता है। इसके अलावा जो ल्यूकोसाइट रिच पीआरपी है वो मोस्टली की जाती है डायबिटिक फुट अल्सर्स में। आजकल हम देख रहे हैं डायबिटिक्स की वजह से मोस्टली लोगों के हाथ पांव काटे जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में ल्यूकोसाइट रिच पीआरपी अगर कर दी जाए तो अगर डायबिटिक फुट अल्सर में सबसे पहले इन्फेक्शन जो होगा उसको जो फाइट करेगा वो है ल्यूकोसाइट्स, और बाकी जो प्लेटलेट्स होंगे कंसंट्रेटेड अमाउंट में वो उसको स्पीड अप कर देंगे, उसकी हीलिंग के प्रोसेस को स्पीड अप कर देंगे, जिससे कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे और जो पेशेंट है उसका बाजू या टांग जो भी इफेक्टेड एरिया है वो कटने से बच जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इंडिकेशंस।
पीआरपी की जो इंडिकेशंस हैं वो स्किन में की जाती है एक्नी स्कार्स के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन के लिए, स्किन रिजुविनेशन के लिए, एजिंग के लिए, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स के लिए, एंड लास्ट पे डायबिटिक फुट अल्सर्स के लिए। जैसे कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि डायबिटिक फुट अल्सर्स में किस तरह काम किया जाता है। अब एक्नी स्कार्स में पीआरपी विद माइक्रो नीडलिंग का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पीआरपी में जो प्लाज्मा निकाला जाता है वो पेशेंट की अपनी बॉडी से ब्लड निकाल के प्लाज्मा उसमें से सेपरेट किया जाता है। वो ऑलरेडी इंजेक्ट करने के बाद अगर उसमें माइक्रो नीडलिंग कर दी जाए तो माइक्रो नीडलिंग जो टाइनी नीडल्स होंगी वो स्किन में ट्रोमा पैदा करेंगे, और ट्रोमा पैदा जब करेंगी तो वो जो कोलेजन जो होगा वो बूस्ट अप होगा, और जो रिजल्ट्स होंगे वो एनहेंस हो जाएंगे और पेशेंट्स को जल्दी रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरह हाइपर पिगमेंटेशन में भी पीआरपी का बहुत अच्छा रोल है। इसके साथ अगर प्लस माइक्रो नीडलिंग कर दी जाए, एजिंग में, फाइन लाइंस में, रिंकल्स में पीआरपी मोस्टली वर्क करती है। अगर बात की कर दी जाए हेयर पीआरपी में तो उसमें एलोपेशिया अरेटा, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में पेशेंट्स इतने कॉन्शियस है पीआरपी के बारे में कि उन लोगों को ये इतना पॉपुलर और इतना कॉमन प्रोसीजर है कि पेशेंट के जरा से भी बाल थिन हो जाते हैं तो वो क्लिनिक्स पे जाके खुद डॉक्टर को ये बात बोल रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब आप हमारी पीआरपी कर दें। कोई भी जो स्टैटिक का प्रोसीजर होता है वो इस वजह से कॉमन होता है, वो रिजल्ट ओरिएंटेड होता है, और पीआरपी जो है वो नेचुरल और सेफ मेथड है। और जो सेकंड इसकी बात है वो रिजल्ट ओरिएंटेड है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर हाउ टू मेक पीआरपी। पीआरपी को कैसे बनाया जाता है? बहुत सारे हमारे एस्थेटिक्स के डॉक्टर्स हैं, अदर मेडिकल फील्ड से बिलोंग जो करते हैं वो भी आजकल पीआरपी कर रहे हैं, और इनफैक्ट की ब्यूटिशियंस भी कर रहे हैं। पीआरपी के प्रोसीजर जो हैं वो भी कर रहे हैं, सेलोन लेवल पे भी पीआरपी हो रहा है। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कोई भी पेशेंट जो है वो पीआरपी कराने से पहले मेक श्योर करे कि जो डॉक्टर है वो हाईली क्वालिफाइड है, उसके पास कोई डिग्री डिप्लोमा ऐसा हो कि वो पीआरपी परफॉर्म करे, क्योंकि पीआरपी में स्टेरिलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। ऑलरेडी ये बात मैंने डिस्कस करी हुई है। सबसे पहले पीआरपी बनाने के लिए ब्लड निकाला जाता है। अब 18 ml जो है वो ब्लड निकाला जाता है। सबसे पहले 20 ml की एक सिरिंज ले ली जाती है, उसमें सोडियम सिट्रेट डाला जाता है 2 ml एज ए एंटीकोगुलेंट। उसके बाद उसमें 18 ml जो है वो ब्लड निकाला जाता है। ब्लड जैसे ही निकाल लिया जाता है, अच्छा पीआरपी की वायल्स भी मिल रही होती हैं लेकिन वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, तो मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो यूज करते हैं सोडियम सिट्रेट एंटी इकोगुलेंट एज एंटीकोगुलेंट। सेकेंडली जब हम सिरिंज में निकाल लेते हैं 20 ml ब्लड, तो उसको दो वाइल्स में ट्रांसफर कर देते हैं। 5 ml जो ब्लड होता है वो एक वाइल में डाल देते हैं, और जो 5 ml होता है वो दूसरी वाइल में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज जो मशीन होती है उसके ऑपोजिट दोनों वाइल्स रख दी जाती हैं। ऑपोजिट्स दोनों वाइल रखने का ये बेनिफिट ये होता है कि उससे जो पीआरपी होती है वो बैलेंस में होती है और पीआरपी बहुत अच्छी तैयार होती है। अगर कोई भी डॉक्टर कोई भी अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो एक वाइल ब्लड की रखता है, तो पीआरपी जो है वो सारी की सारी खराब हो जाएगी। उसकी जगह आपने एक और वाइल लेके उसमें नॉर्मल सलाइन डाल के रख देनी है, जिससे कि पीआरपी का जो वो बैलेंस है, लेवल है, वो मेंटेन रहे और अच्छी पीआरपी तैयार हो सके। सबसे पहले जो वाइल्स हैं वो ऑपोजिट रख दी जाती हैं और 1500 रेवोल्यूशन पर मिनट सेट कर दी जाती है सेंट्रीफ्यूज की स्पीड, और इसे 10 मिनट के लिए रख दिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कलेक्ट प्लाज्मा। जब फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन कंप्लीट हो जाती है तो ड्रॉ द प्लाज्मा फ्रॉम द टॉप ऑफ ईच ट्यूब्स इनटू फ्रेश ट्यूब्स। You should get plasma approximately 5 ml of plasma per tube. जब एक सेंट्रीफ्यूगेशन फर्स्ट वाली कंप्लीट हो जाती है तो हम प्लाज्मा जो होता है टॉप लेयर पे आ जाता है, उसे हम निकाल के दूसरी वाइल्स में जो होती हैं वो ट्रांसफर कर देते हैं, और जो दो वाइल्स होती हैं उनमें तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 5 ml जो प्लाज्मा होता है वो पर ट्यूब हमें मिल जाता है। इसके बाद सेकेंड सेंट्रीफ्यूगेशन की बारी आती है तो उसमें भी सेम पहले की तरह ही ऑपोजिट्स वाइल्स रख दी जाती हैं, लेकिन इसमें जो स्पीड है वो 3000 रेवोल्यूशन पर मिनट सेट की जाती है 10 मिनट के लिए।
जब सेकंड सेंट्रीफ्यूगेशन कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद पीआरपी को सेपरेट कर लिया जाता है। आफ्टर सेकंड सेंट्रीफ्यूगेशन, द बॉटम लेयर ऑफ प्लाज्मा इन ईच ट्यूब विल हैव मोस्ट कंसंट्रेटेड प्लेटलेट्स। कि हमने जैसे ही सेकंड सेंट्रीफ्यूगेशन कंप्लीट हो जाती है, जो बॉटम लेयर पे जो प्लाज्मा होता है दोनों वाइल्स में, उसमें जो प्लेटलेट्स की कंसंट्रेशन होती है वो इंक्रीज हुई भी होती है, वो नॉर्मल कंसंट्रेशन से 5 to 10 टाइम ग्रेटर होती है। Discard the upper 2 to 3 ml of plasma from each tube, leaving concentrated PRP। हम जो वाइल्स के ऊपर 2 से 3 ml जो प्लाज्मा होता है उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। वैसे तो डिस्का कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसे बिल्कुल वेस्ट कर देते हैं, लेकिन मैं अपने अगर एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बताऊं कि उससे हम वेस्ट आप ना करें उसको, बल्कि एक अलग सी सिरिंज में डाल के आप रखते हैं। ट्रांसफर द पीआरपी जो कि बॉटम लेयर पे होती है, उसको 4 से 5 इंसुलिन सिरिंजेस में शिफ्ट कर लें। द पीआरपी इज रेडी टू यूज फॉर स्किन और स्कैल्प। जो कि बॉटम लेयर पे जो पीआरपी होती है वही हमारी प्योर पीआरपी होती है, और हम इंसुलिन सिरिंजेस में उसे ट्रांसफर कर लेते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो इंसुलिन सिरिंजेस में ट्रांसफर कर लेते हैं, और कुछ जो दूसरी सिरिंज में भी कर सकते हैं। सिरिंज की जो नीडल है वो 4 mm होनी चाहिए। इसके बाद जो अपर जो प्लाज्मा है 2 to 3 ml जो हमें मिलता है, इन माय एक्सपीरियंस मैं वो ऐसे करता हूँ कि जो कंसंट्रेटेड प्लाज्मा है वो उसकी इंजेक्शंस लगा के वो पेशेंट की स्किन के अंदर इंजेक्ट करके, जो कि अपर जो लेयर में प्लाज्मा बच जाता है, लास्ट उसके साथ में माइक्रो नीडलिंग कर देता हूँ, क्योंकि वो भी वेस्ट नहीं करता। ये डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो उसे वेस्ट करता है या लास्ट पे उसकी माइक्रो नीडलिंग कर दे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। लैब इन्वेस्टिगेशन में वैसे तो पीआरपी के लिए एज सच डॉक्टर्स जो हैं वो लैब इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाते, लेकिन पीआरपी के प्रोटोकॉल्स में सीबीसी है, हेपेटाइटिस बी एंड सी है, क्लॉटिंग टाइम है, ब्लीडिंग टाइम है, एचआईवी स्क्रीनिंग है। ये जो टेस्ट हैं ये इसके पीआरपी के प्रोटोकॉल में आते हैं। इसके अलावा और बली पेशेंट से पूछ लिया जाता है कि जो पेशेंट है वो डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, उससे कोई हाइपरटेंशन की वो टैबलेट्स तो नहीं ले रहा, क्योंकि लोप्रेन, लो प्लेट प्लस कार्डियोवास्कुलर की जितनी भी टैबलेट्स होती हैं वो ब्लड थिनर होती हैं। तो जरा सी भी बेहतियाती की वजह से पेशेंट के लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है और डॉक्टर के लिए भी प्रॉब्लम बन सकती है। इसीलिए डॉक्टर्स जो हैं वो ओरली पेशेंट से ये पूछ लेते हैं कि वो डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है। वैसे मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो HbA1c का टेस्ट करवा लेते हैं, लेकिन आजकल के जो पेशेंट्स होते हैं वो खुद ही बता देते हैं कि डॉक्टर साहब हमें ये डिजीज है, तो उसके लिहाज से पेशेंट को गाइड कर दिया जाता है। और कुछ जो पेशेंट्स होते हैं वो पीआरपी के चक्कर में, यानी कि ब्यूटी के चक्कर में वो अपनी डिजीज का बताते ही नहीं है। इस वजह से इन माय ओपिनियन पेशेंट से आप जितनी भी लैब इन्वेस्टिगेशन है वो करवाएं, ताकि कल को कोई भी प्रॉब्लम ना बने। क्योंकि कल को अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती, अगर कुछ भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो डॉक्टर के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है एमबीबीएस डॉक्टर्स के लाइसेंस कैंसिल होते हुए। सो इन माय ओपिनियन लैब टेस्ट जो है उनको आप प्रेफर दें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एनेस्थीसिया। सबसे पहले अगर कोई पेशेंट आ चुका हुआ है उसे हम लोग पीआरपी रेफर कर देते हैं, तो सबसे पहले जो उसमें होगा पेशेंट को हम एनेस्थीसिया देंगे। अच्छा, पीआरपी में जो नर्व एनेस्थीसिया है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। नर्व जो एनेस्थीसिया मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स देखे हैं जो कि नर्व ब्लॉक करते हैं, बट वो पीआरपी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। जस्ट वो हेयर ट्रांसप्लांट में इंडिकेटेड है। नर्व को ब्लॉक करना हेयर ट्रांसप्लांट में इंडिकेटेड है, और पीआरपी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। पीआरपी के लिए हम लोग मार्केट में मुख्तलिफ नामों से एनेस्थेटिक क्रीम्स मिल रही होती हैं, जिसमें एमला क्रीम है। ये टॉपिकल एनेस्थेटिक है दैट कंबाइन लाइडोकेन एंड प्राइलोकेन। इसमें दो कंपोनेंट्स मौजूद हैं। इट इज अप्लाइड टू स्किन एंड कवर्ड विद एन ओकल्सिव ड्रेसिंग फॉर 30 to 60 मिनट्स बिफोर द प्रोसीजर टू नम द एरिया। जो कि नमिंग क्रीम आप कोई सी भी यूज कर सकते हैं, मार्केट में मुख्तलिफ नामों से मिल रही होती हैं, आ रही होती हैं, आप लोग यूज कर सकते हैं।
पेशेंट के अपने प्रोसीजर से 30 टू 60 मिनट पहले नमिंग क्रीम अप्लाई कर दी जाती है। उसके बाद एक बैंडेज पेशेंट की स्किन पे रख दी जाती है एंड आफ्टर 50 टू 60 मिनट उसको अल्कोहल स्वैब से साफ कर लिया जाता है। देन जो पेशेंट की स्किन हो जाती है वो नम हो जाती है और वो पेशेंट पेन फ्री हो जाता है। हम फेस पीआरपी के लिए एम्ला क्रीम यूज करते हैं, टॉपिकल क्रीम्स यूज करते हैं, जबकि स्कैल्प पीआरपी के लिए इथाइल क्लोराइड स्प्रे यूज किया जाता है। इथाइल क्लोराइड स्प्रे इज क्विक एक्टिंग टॉपिकल एनेस्थेटिक दैट कूल एंड numb द स्किन ऑन कॉन्टैक्ट। इथाइल क्लोराइड जो स्प्रे होता है वो स्कैल्प को जो है वो नम कर देता है। इसके अलावा एक वाइब्रेटर होता है जो कि हेयर में रखा जाता है और स्किन पे भी उसको रखा जाता है, जिससे कि पेशेंट बिल्कुल पेन फ्री रहता है। लेकिन प्रोसीजर करते हुए डॉक्टर्स का ये काम बनता है कि वो पेशेंट से पूछते रहें कि पेशेंट पेन फ्री है या उसे पेन हो रही है। पहले तो अगर अच्छी तरीके से नमिंग क्रीम अप्लाई की भी है तो पेशेंट पेन फ्री रहता है। लेकिन फिर भी ड्यूरिंग द प्रोसीजर डॉक्टर का ये राइट है कि वो पेशेंट से बाकायदा पूछे कि उसे कोई पेन तो नहीं हो रही, उससे बर्निंग तो नहीं हो रही। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Procedure technique. Injection technique use insulin syringe to administer the PRP. अच्छा, हर डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस के मुताबिक यूज करता है। मोस्टली जो पीआरपी के लिए सिरिंज यूज की जाती है वो इंसुलिन सिरिंज यूज की जाती है। इसके अलावा आप सिरिंज यूज कर सकते हैं 4 mm की नीडल के साथ। इंसुलिन इंजेक्शन स्पेसिंग, स्पेस इंजेक्शन 1 सेंटीमीटर अपार्ट टू कवर द एरिया इवनली। जो पीआरपी का इंजेक्शन होता है वो 1 सेंटीमीटर के फासले से लगाया जाता है। और वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो इंसुलिन सिरिंज में 5 to 10 यूनिट्स जो हैं वो पर एरिया में दिए जाते हैं। मतलब कि अगर चाहे वो स्किन है चाहे वो स्कैल्प है, 5 to 10 यूनिट्स आपने पीआरपी के मस्ट देने हैं और वो 1 सेंटीमीटर के गैप से देने हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। साइड इफेक्ट्स ऑफ पीआरपी। वैसे तो पीआरपी की जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत मिनिमल से हैं, लेकिन ये जितने भी हैं वो टेम्परेरी हैं। सबसे पहले जो साइड इफेक्ट है वो है टेम्परेरी स्वेलिंग, रेडनेस एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, पिन पॉइंट ब्लीडिंग, ब्रूजिंग, नर्व ट्रॉमा। जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो पीआरपी का वो है कि इंसुलिन सिरिंज से बहुत बुरी ब्रूजिंग बन जाती है, लेकिन वो विद इन द 24 आवर ब्रूजिंग जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। आप जैसे ही पेशेंट की पीआरपी कर चुकते हैं तो पेशेंट को ये गाइड करें कि वो घर जाके आइसिंग करे, जिससे कि जो ब्रूजिंग है वो कम हो जाएगी। नर्व ट्रॉमा, बाज अनटेक्निकल जो डॉक्टर्स होते हैं, अनटेक्निकल प्रोफेशनल्स होते हैं, उनसे इंजेक्शन इस टेक्निक से लग जाता है कि वो नर्व ट्रॉमा हो सकते हैं। उसके बाद जो रेडनेस होती है वो भी क्योंकि इंजेक्शन बाकायदा स्किन पे इंजेक्ट किए जाते हैं तो थोड़ी बहुत रेडनेस हो सकती है, लेकिन वो रेडनेस जो है वो टेम्परेरी होती है। पीआरपी आफ्टर के यूज जेंटल स्किन केयर प्रोडक्ट। पीआरपी के बाद हमने पेशेंट को ये गाइड करना होता है कि वो कोई भी हार्श केमिकल प्रोडक्ट यूज ना करे, बल्कि कोई भी मैं तो अपने पेशेंट्स को यही बताता हूँ कि वो कोई भी फेस वॉश वगैरह यूज ना करे। इसके अलावा अगर वो जिम में जाता है, कोई एक्सरसाइज करता है तो वो एक्सरसाइज वगैरह से अवॉइड करे, क्योंकि फ्रेशली पीआरपी हुई होती है तो पेशेंट को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है। पेशेंट को ये गाइड करें कि वो कोई भी फेस वॉश सोप वगैरह यूज ना करे 2 डेज के लिए। इसके अलावा अवॉइड करे सन एक्सपोजर को, ज्यादा से ज्यादा सन बाहर धूप में ना जाए। अगर वो धूप में जाए भी तो हर 2 घंटे के बाद SPF 50+ सन ब्लॉक अप्लाई करे। अवॉइड इन इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी, रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग मेकअप, अटेंड फॉलो अप अपॉइंटमेंट। और अगर कोई फीमेल पेशेंट है तो उन्हें ये गाइड करें कि वो मेकअप ना भी करें, एटलीस्ट 2 to 3 डेज के लिए मेकअप बिल्कुल भी फेस पे अप्लाई ना करें। और कोई भी पेशेंट है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, हम उससे फॉलो अप के लिए आना चाहिए। पेशेंट को बताएं कि आपने फॉलो अप के लिए आना है। अच्छा, पीआरपी के सेशंस मैटर करते हैं। मैं ये बात यहाँ पे क्लियर करता चलूं कि पीआरपी का जो मिनिमली डाउन टाइम है वो है 25 डेज। तो पेशेंट को आप सेशन अगले सेशन के लिए 1 मंथ के बाद बुलाएं। कभी भी पेशेंट को 25 डेज से पहले मत कहें कि वो सेशन के लिए आए। और पेशेंट को ये बताएं कि वो फॉलो अप अपॉइंटमेंट्स के लिए एटलीस्ट 2 वीक्स के बाद मस्ट आए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
Member, any questions regarding to this topic? So ask me freely. मेंबर्स, आपका कोई भी क्वेश्चन है पीआरपी से रेलिवेंट तो आप पूछ सकते हैं मुझसे. Yes, please, anyone. मेंबर्स, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं पीआरपी के रिगार्डिंग. दानियाल कमर कितना ml पीआरपी इंजेक्ट करते हैं पर स्क्वायर एरिया? पीआरपी जो है वो 5 to 10 ml पर एरिया में इंजेक्ट करते हैं. और आप 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से इंजेक्ट करते हैं, 5 से लेके 10 ml. वैसे मोस्टली जो आइडियल की जाती है वो 10 ml की जाती है. आयजा खान, व्हाट आर द पोटेंशियल रिस्क एंड साइड इफेक्ट्स? ऐसा ही तो साइड इफेक्ट्स नहीं है, लेकिन जो माइनर पेन हो सकता है, पेशेंट को रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है साइड ऑफ एट द साइड ऑफ इंजेक्शंस, और इन्फेक्शन हो सकती है. मोस्टली पीआरपी के बाद जो डॉक्टर्स हैं वो रेकमेंड करते हैं एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट कर देते हैं जिसमें फ्यूसिडिन एच आ जाती है. थैंक यू सो मच डॉक्टर इबा. एनीवन एल्स? अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच. Anabia Noor, is PRP safe? Yes, of course. पीआरपी सेफ है. मैंने सेशन के स्टार्ट में ये बात क्लियर कर दी हुई थी कि जो पीआरपी है वो नेचुरल है और सेफ मेथड है एस्थेटिक प्रोसीजर का, क्योंकि पेशेंट का अपना ही ब्लड लेके उसे सेंट्रीफ्यूज करके पेशेंट की स्किन में इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे कि एलर्जिक रिएक्शंस का जो चांसेस होते हैं वो मिनिमल हो जाते हैं. इस वजह से पीआरपी जो है वो सेफ है. डॉक्टर इमाम हसन, पीआरपी करवाने के लिए एज रिस्ट्रिक्शन अबव 18. एस्थेटिक का कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं है जो बिलो 18 किया जाए, और जो पीआरपी है वो भी 18 से अबव किया जाता है. मेंबर, एनीवन एल्स? अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन माइक्रो नीलिंग एंड पीआरपी? माइक्रो नीलिंग जो है उसमें है कि जो टाइनी नीडल्स होती हैं वो स्किन के अंदर इंजेक्ट की जाती हैं. डॉक्टर पेन होता है माइक्रो नीडलिंग के लिए. इसी तरह मुख्तलिफ माइक्रो नीडलिंग पेन्स आ रहे होते हैं जिसमें उनके मॉडल्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं. और जो पीआरपी है वो के पेशेंट का अपना ही जो बॉडी से ब्लड निकाल के उसे सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से प्लाज्मा अलग करके और स्किन के अंदर इंजेक्ट किया जाता है.
और माइक्रो नीडलिंग में जस्ट माइक्रो नीडलिंग की जाती है, जिसमें टिनी नीडल्स होते हैं वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, और वो जो नीडल्स होती हैं वो ट्रॉमा पैदा करती हैं और कोलेजन जो है उससे बूस्ट अप होता है। Aiza Khan, is PRP painful? Yes, minimally painful. क्योंकि प्रॉपरली टॉपिकल एनेस्थेटिक लगाया हुआ होता है तो पेशेंट को जो है वो पेन फ्री रखा जाता है। अगर पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन हो तो हम पेन किलर भी दे सकते हैं आफ्टर द प्रोसीजर। ओके, जस्ट नीडल एंड सिरिंज डिफरेंस, नो। असद खान, जो पीआरपी जो होती है वो एक जो है हम अलग प्लाज्मा जो है वो पेशेंट की स्किन के अंदर इंजेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि जो माइक्रो नीडलिंग होती है वो जस्ट डॉक्टर पेन से हम स्किन को ट्रोमा दे रहे होते हैं, उसके साथ कोई भी अलग से चीज हम बाहर से ऐड नहीं कर रहे होते, और पीआरपी में प्लाज्मा इंजेक्ट कर रहे होते हैं। जी जी बिल्कुल, जो सीरम्स होते हैं वो हम यूज करते हैं माइक्रो नीडलिंग में। वो अकॉर्डिंग टू स्किन कंसर्न्स सीरम का जो है ना वो चूज की जाते हैं, सिलेक्शन की जाती है। लाइक ये अगर कोई पेशेंट जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन के साथ आया है तो ट्रांसमिक एसिड जो है वो स्किन में इंजेक्ट किया जाता है, उसके बाद माइक्रो नीडलिंग की जाती है। व्हाट अबाउट हाइड्राफेशियल? हाइड्राफेशियल भी जो एस्थेटिक में मोस्ट कॉमन और पॉपुलर प्रोसीजर है, मोस्टली लोग उसे ले रहे होते हैं हाइड्राफेशियल। हाइड्राफेशियल स्किन को ग्लो अप करने के लिए, ओपन एंड क्लोज कॉमिडेंस के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा स्किन को हाइड्रेट करने के लिए। Dr. Bob, how can we manage those patients who most likely prone to infections? डॉक्टर बा, हम लोग मैंने अब सबसे पहले ये बात क्लियर की थी कि पीआरपी में जो मोस्टली इंपॉर्टेंट जो बात होती है वो स्टीलाइजेशन होती है। स्टीलाइजेशन का ख्याल रखें तो पेशेंट को जो है इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो जाते हैं। इसके अलावा आफ्टर द प्रोसीजर पेशेंट को एंटीबायोटिक क्रीम्स रेकमेंड की जाती हैं, तो पेशेंट को इन्फेक्शन के चांस कम होते हैं। व्हाट इज रिकवरी टाइम? रिकवरी टाइम जो है वो डिपेंड करता है टारगेटेड एरियाज पे, के लाइक फेस पे अगर इंजेक्ट की गई है या स्कैल्प पे इंजेक्ट की गई है। मोस्टली 1 month टू। दनियाल कमर, पहले माइक्रो नीडलिंग करेंगे या पीआरपी? डॉक्टर दनियाल, डेफिनेटली हम पीआरपी पहले करेंगे, उसके बाद माइक्रो नीडलिंग करेंगे, क्योंकि पीआरपी में हम प्लाज्मा इंजेक्ट करेंगे, वो प्लाज्मा स्किन में इंजेक्ट हो जाएगा, उसके बाद उसके रिजल्ट को बूस्ट करने के लिए, इनहेंस करने के लिए हम माइक्रो नीडलिंग करेंगे। क्योंकि अगर माइक्रो नीडलिंग हमने पहले कर दी तो फिर ऑलरेडी स्किन पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी, और पीआरपी का फिर कोई मकसद नहीं है करने का। इस वजह से सबसे पहले पीआरपी की जाएगी, उसके बाद। अगर किसी का कोई और क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। वेलकम असद खान, वेलकम। वजी अली, बोटॉक्स इज बेटर देन पीआरपी? बोटॉक्स का जो बेसिकली बोटॉक्स को यूज किया जाता है वो रिंकल्स के लिए यूज किया जाता है, और जो पीआरपी है ये स्किन को रिजुवनेट करने के लिए, एंटी एजिंग के लिए और फाइन लाइंस के लिए प्रेफर किया जाता है। और जो बोटॉक्स है वो रिंकल्स के लिए बेटर है, और जो पीआरपी है उसका भी रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन बोटॉक्स के एज कम्पेयर टू पीआरपी रिंकल्स में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट आफ्टर पीआरपी? पीआरपी के बाद जो ट्रीटमेंट है वो आप ये है कि हाइड्रेटेड रहना है, पानी पीना है ज्यादा से ज्यादा। एज रिस्ट्रिक्शन इन बोटॉक्स? यस, जो बोटॉक्स है ये तो आई थिंक 35+ एज हो तो उसके बाद रेफर किया जाता है, क्योंकि मोस्टली लोगों को जो रिंकल्स की प्रॉब्लम होती है वो होती 35 या 40 के बाद है। इस वजह से जो बोटॉक्स है उसकी एज रिस्ट्रिक्शन 35 to 40 है।
एनीवन एल्स? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।